हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो गाइस यहाँ पर हमारा ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आज से शुरू हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैनेजमेंट का आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बस यहाँ पर अब आपके एथिक्स जो है, ठीक है, एथिक्स एट वर्क प्लेस वाला जो पार्ट है, कंपोनेंट है, वो रह जाएगा। उसके लिए ना मैं एक अलग से सीरीज लेकर आऊंगी 5 वीडियोस का, और उसमें उसको मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का मतलब क्या होता है, क्या यहाँ पर हम इससे सीखते हैं, क्या क्या थियरीज इसके रिगार्डिंग है, ये सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो एज यू ऑल ऑफ यू नो, यहाँ पर ये हमारा पार्ट रहेगा जो आज हम पढ़ने वाले हैं। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत ध्यान से देखना इसको। इस पर से आपको ऑब्जेक्टिव अलॉन्ग विद दैट आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। एंड जो नोट्स रहते हैं, मैं आज आपको दोबारा से बात बता देती हूँ, जो नोट्स हैं वो हमारे पेड कोर्सेज का पार्ट होते हैं। तो इफ यू वांट टू हैव दीज नोट्स, आपको फिर पेड कोर्सेज लेने पड़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात होगी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की। व्हाट आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? अब यहाँ पर हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बहुत सारे रिलेशंस अपनी लाइफ में बनाते हैं। सबसे पहले हमारे जो रिलेशन बनता है, ऑफ कोर्स हमारी मदर के साथ में बनता है व्हेन वी आर इन द वूम। देन यहाँ पर हम जब वूम से बाहर आते हैं तो वी गेट अ फैमिली, जहाँ पर हमारे फादर होते हैं, डेफिनेटली मदर होती हैं, एंड माइट भी हमारे सिबलिंग्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, एंड मैनी अदर पीपल, राइट। तो यहाँ पर धीरे धीरे हमारे कुछ रिलेशनशिप्स जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पर हम प्रोफेशनल लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे कि जो हमारी ये रिलेशनशिप्स हैं, हमारी किस तरह के रिलेशनशिप बिल्ड होती हैं हमारे वर्क प्लेसेस में। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहां हमारे रिश्ते कैसे हैं दूसरों के साथ में। अब आपको जब मैंने कम्युनिकेशन पढ़ाया था, तो मैंने बताया था हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन हो रही होती है, जहां पर कुछ लोग हमसे अपर पोजीशन पर काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग हमारे नीचे या फिर हमारे अंडर काम कर रहे होते हैं, और कुछ लोग एट द सेम लेवल काम कर रहे होते हैं जिस लेवल पर हम काम कर रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर दूसरी टीम्स में काम कर रहे होते हैं, माइट बी ऑन अ हायर पोजीशन देन अस और ऑन द सेम पोजीशन, राइट। तो यहाँ पर अब हमारी हर एक पर्टिकुलर पर्सन से इन दैट ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप ऑलमोस्ट डिफरेंट रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हमारे दोस्त होते हैं, कुछ लोगों का हमें ठीक से नाम भी नहीं पता होता, कुछ लोगों से हमारे हाई हेलो होती है, और कुछ लोगों को हम बिल्कुल नापसंद भी कर सकते हैं, राइट। जैसा हमने कॉन्फ्लिक्ट्स में पढ़ा था। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी हम ह्यूमन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो ये मैनेजमेंट का चैप्टर है, बट ये थोड़ा सा साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसको आप अगेन यहाँ पर एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेना, अगर आप किसी वर्क प्लेस पर काम नहीं करते, और अगर आप एक वर्किंग कैंडिडेट हो, तो डेफिनेटली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेकर सोचते समझते चलना, आपके लिए चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में देखो किस किस तरह के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। अगर एक नया कोई पर्सन आता है, एक फ्रेशर आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो मेंटोर होते हैं हमारे, वो कौन होते हैं? यूजुअली हमारे मैनेजर्स ही हमारे मेंटोर्स होते हैं, या तो टीम लीड्स हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर वो लोग हमें ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। समटाइम्स दे एक्ट लाइक अ टीचर, समटाइम्स दे एक्ट लाइक अ मेंटोर। तो यहाँ पर ये हमारे पास में एक रिलेशनशिप बन जाती है। एक रिलेशनशिप होती है जिन लोगों के साथ में हम लंच कर रहे होते हैं, वी आर गोइंग फॉर पार्टीज एंड एवरीथिंग। एंड ना अगेन यहाँ पर एक रिलेशनशिप अगर हम क्लाइंट्स के साथ में डील कर रहे हैं, तो हमारी उनके साथ भी मेंटेन्ड होती है। तो इंटर रिलेशनशिप क्या होगी? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक स्टेट जहां पर हम म्यूचुअली या रेसिप्रोकली इंटरेस्टेड हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक रिलेशनशिप बन रहा है दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ में, और ये जो रिलेशनशिप है ये भी आपका समय के साथ में ग्रो होता है, समय के साथ में बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, माइट बी एक दिन था जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिले एंड यू जस्ट डिड नॉट लाइक द पर्सन, आपको उनका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट ओवर द टाइम यू गॉट टू नो अबाउट दैट पर्सन, एंड वो आपके बहुत ही क्लोज अच्छे फ्रेंड बन गए, है ना। तो ये जो रिलेशनशिप थी टाइम के साथ ग्रो हो रही थी। ऐसा भी होता है बहुत बार, हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, हमें लगता है कि ओके दिस पर्सन ही इज हेल्पिंग मी और शी इज हेल्पिंग मी इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी लाइक देम। बट ओवर द टाइम क्या होता है कि यहाँ पर लोगों के ट्रू कलर्स आने शुरू होते हैं, एंड वी स्टार्ट हेटिंग देम, और मे बी नॉट हेटिंग देम, बट एटलीस्ट डिसलाइकिंग और नॉट लाइकिंग दैट मच जितना हम उनको पहले पसंद कर रहे थे। तो ये सब जो रिलेशनशिप्स हैं, ये हमने क्या समझा
कि टाइम के साथ में बदलती जा रही हैं। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शंस हमारे लोगों के साथ में हो रहे हैं वो ही हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं। अब हम कुछ बॉन्ड्स को बोलते हैं कि यार मेरा ना इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और कभी हम बोलते हैं कि नहीं यार उतना नहीं जानते हैं या उतना मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो क्या होता है, ये यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लोगों को रेफर कर रहे हैं हम, एंड यहाँ पर अट्रैक्शन है दोनों के बीच में। नाउ दिस डजंट मीन दैट इंटीमेसी वाला ही अट्रैक्शन है, इट मीन्स कि यहाँ पर आपको एक दूसरे का जो आपकी वाइब्स है काइंड ऑफ, वो हम बोल सकते हैं कि वो मैच हो रही हैं, तो हम यहाँ पर एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, और इवेंचुअली क्या हो रहा है कि हमारी स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बन जाती हैं। एंड अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, अगर आपकी ये रिलेशनशिप अपनी किसी टीममेट के साथ बन रही है, तो 90% चांस है योर मैनेजर इज नॉट गोइंग टू लाइक इट। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, ये हमें सिखाती हैं कि एग्जैक्टली हम कौन हैं। तो बहुत ही जब हम छोटे से बच्चे होते हैं तब से लेकर अब तक हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग हमारे यहाँ पर देखो वैल्यू सिस्टम भी हमारा चेंज होता है। अब जो हमने अपनी फैमिली में रहे, ठीक है, मान लो फिर हम बोर्डिंग्स में गए, तो हमारा ना यहाँ पर वैल्यू सिस्टम भी चेंज होता रहेगा, हमारी पर्सनालिटी शेप होती है, हम अलग अलग चीजें सीखते हैं, सही क्या है गलत क्या है, हम अपने खुद के यहाँ पर पाथ जो है लाइफ के वो डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही सारी चीजें हमारी जो पर्सनालिटीज हैं, हमारे जो वैल्यू सिस्टम्स हैं उनको बिल्ड कर रही हैं, एंड ये हमें यहाँ पर एक सेंस ऑफ पर्पस, एक डायरेक्शन देते हैं। ऑल ऑफ अस माइट बी एंड फ्यू ऑफ अस इफ नॉट ऑल वुड एवर थिंक अबाउट कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, एंड यहाँ पर हमारी क्या यहाँ पर डायरेक्शन है जो हमें लेकर चलनी है ना, या फिर हम अपने करियर के लिए ऐसा सोच रहे हैं। तो ये हमें एक सेंस ऑफ पर्पस या डायरेक्शन दे रहे हैं, और एक की कंपोनेंट बनते हैं हमारे ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग में। तो एक एग्जांपल मैं इसका बहुत प्यारा सा आपको देती हूँ। मान लो एक छोटे से प्लांट है ना, शायद मैंने ये एग्जांपल आपको पहले भी दिया है, एंड दिस इज अ साइंटिफिक स्टडी जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। तो दो प्लांट्स होते हैं, एक प्लांट होता है जिसको यहाँ पर बेसिकली दोनों प्लांट्स को ना सबसे पहले तो जितना पानी इस प्लांट को दिया जा रहा है सेम पानी दिया जा रहा है, दोनों ही यहाँ पर सेम बेसिकली सेम प्लांट के सीड से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर दोनों के लिए जो फिजिकल कंडीशंस है वो बिल्कुल सेम है। बट एक प्लांट को बहुत प्यार दिया जाता है जब उसको पानी दिया जा रहा है या फिर उसको टाइम बिताया जा रहा है, उसके साथ में बहुत अच्छे से रखा जा रहा है। और जब यहाँ पर दूसरा प्लांट है, इसको या तो बिल्कुल अवॉइड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, या बहुत बार इसको पर्टिकुलर पीपल आकर क्या कर रहे थे, यहाँ पर गालियां देना शुरू कर दे रहे थे। तो हमने देखा कि जो एक प्लांट यहाँ पर जिसको बहुत ही लव मिला, वो बहुत अच्छे से यहाँ पर ग्रो कर रहा था, जबकि ये जो दूसरा प्लांट था ये यहाँ पर डेड हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में समझते हैं, और ये हम समझेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास में कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी प्लांट में या ह्यूमन बीइंग में, कि किस तरीके से हमें ट्रीट किया जा रहा है, और उसी तरीके से हमारी फिजिकल और मेंटल वेलबींग भी होती है। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन यहाँ पर हमें, या फिर एक स्ट्रॉन्ग लिंक जो है वो हमें देखा गया रिलेशनशिप्स और इमोशनल हेल्थ के बीच में। जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग हमारी इमोशनल बेसिकली रिलेशनशिप्स होती हैं, जितनी अच्छी होती हैं, जितनी पॉजिटिव होती हैं, उतनी ही बेटर हमारी इमोशनल हेल्थ हो जाती है। एंड यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया, तो इसीलिए हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम अपने को उन लोगों के साथ में सराउंड करें जो हमें जॉय देते हैं, सपोर्ट करते हैं और कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें भी वो पर्सन बनना है जो दूसरों को जॉय दे, सपोर्ट दे एंड कंफर्ट प्रोवाइड करे। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द टेकिंग थिंग्स, इट ऑल्सो अबाउट गिविंग। ओके, तो गिव एंड टेक का आपका रिलेशनशिप रहता है। नाउ कमिंग टू द फॉर्म्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हम यहाँ पर देखेंगे कि एक पर्सन जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनके पास में यहाँ पर कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, वहां पर एक रिलेशनशिप मेंटेन होती है। तो उनके खुद के कलीग्स के साथ में होगा, राइट। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा क्यूबिकल्स होते हैं, तो क्यूबिकल्स में जब लोग आपस में बैठते हैं तो उनकी आपस में कुछ अच्छी रिलेशनशिप्स बन जाती हैं, ओवर कॉफी, सिटिंग टुगेदर, हैविंग लंच टुगेदर, देन पीपल वर्किंग इन द सेम टीम। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, नाउ कंसिडर पीपल वर्किंग फ्रॉम होम। अब वो लोग क्योंकि सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, दे विल कॉल ईच अदर, दे विल हैव मीटिंग्स, दे मे हैव सम डाउट्स,
एंड यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, वो जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर पर्सनली भी हम फ्रेंड्स वगैरह बनने लग जाते हैं। इसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, तो यहाँ पर हम इंटीमेसी वाली रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जहां पर लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, है ना, या फिर किसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं। फिर आपका इसके अलावा आता है, इसको हम रोमांटिक रिलेशनशिप लिख सकते हैं। अगर वर्ड्स की लिमिट कम हो तो आप इसे बेटर होकर रोमांटिक रिलेशनशिप में लिख दो। देन यहाँ पर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, पेरेंट्स, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट्स, एंड यहाँ पर हमारे रिलेटिव्स, अर्लियर लोगों के नेबर्स भी होते थे, अभी भी होते हैं टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में, टीयर 1 टाउन्स में ऐसा मैंने नहीं देखा है। देन यहाँ पर रिलेशनशिप किसी भी बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ में, दिस इज वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। एंड देन रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, तो ये कुछ यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं यूजुअली कि वो फैमिली जो हमने चूज की है, तो ये भी एक रिलेशनशिप हमारी होती है। तो यही हमारी फॉर्म्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जैसे कलीग्स, टीम मेंबर्स, रोमांटिक रिलेशनशिप, फैमिली, टीचर स्टूडेंट की होती है। मेरी आपके साथ में एक रिलेशनशिप है, जब आप लोग यहाँ पर मेरे को डाउट पूछते हो या आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं मे बी नॉट इन अ वे जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे, बट वी आर कनेक्टिंग टुगेदर। यहाँ पर आपके कोई डाउट्स आते हैं या आपको यहाँ पर कोई लर्निंग लेनी है, आप मुझसे पूछते हैं, मुझे अगर यहाँ पर लगता है कि ठीक है मुझे आपको कोई एडवाइस देनी है, तो वो मैं चीजें आपको सिखाती हूँ, लर्न करवाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी भी एक रिलेशनशिप आपस में है। ओके, चलो अब क्या चीजें हैं जो कि किसी भी रिलेशनशिप में होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको बोलते हैं द गोल्डन 5T रूल। क्या बोलेंगे इसे हम? द गोल्डन 5T रूल। अब इसे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो, यहाँ पर किसी भी रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रस्ट, देन होता है ट्रांसपेरेंसी, देन होता है टुगेदरनेस, इसके अलावा टॉलरेंस एंड टाइम, राइट। तो ये 5 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल्स एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कॉमन गोल्स को शेयर करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। अब हो सकता है उनके इंटरेस्ट सेम हो या नहीं हो, लेकिन वो यहाँ पर हो सकता है सेम लाइंस पर सोचे या नहीं सोचे, लेकिन अगर बैकग्राउंड सिमिलर है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से बेटर रिलेशनशिप्स हमारी डेवलप हो रही हैं। जैसे कि अगर मैं ऐसा एग्जांपल दूं, मान लो 2 लोग हैं और यहाँ पर दोनों ही हिंदी बोलते हैं, तो हमने यूजुअली देखा है, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली, और सो मेरे भी यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका फर्स्ट लैंग्वेज कुछ और है, मदर टंग कुछ और है, बट हमारी काफी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो यहाँ पर फिर भी अगर सिमिलर बैकग्राउंड्स होते हैं तो एक दूसरे को समझने में कंपैरेटिवली कम टाइम लग रहा है। ओके, बाकी आजकल तो वाइब्स के ऊपर भी होता ही है। देन यहाँ पर आती है ट्रांसपेरेंसी। यू डोंट हैव टू हाइड थिंग्स और यू डोंट हैव टू गॉसिप अराउंड पीपल यहाँ पर, या फिर कुछ इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है। तो आपको अगर मान लो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपके कलीग सेम बैकग्राउंड रखते हैं जैसा आपका है, तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके साथ में डेवलप करने में उतना मुश्किल नहीं होगा। साथ में यहाँ पर आपको उनके अंदर ट्रस्ट आ जाएगा कि ये मेरे जो आइडिया है उसको लीक नहीं करेंगे, या मेरे आइडिया को अपना आइडिया बताकर प्रेजेंट नहीं करेंगे। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी में मान लो मुझसे कोई गलती हो गई है ना, एंड यहाँ पर एज अ टीम कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये टीम में किससे गलती हुई, बट स्टिल आई नो कि गलती मैंने की है, ये मिस्टेक मेरी है और मैंने उसे कमिट कर लिया। तो ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा। टुगेदरनेस, टुगेदरनेस में हम क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पर मान लो कोई प्रोजेक्ट है और उसमें हमें लेट नाइट तक काम करना पड़ रहा है, या फिर यहाँ पर ऐसा हो गया कि किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, और दूसरे पर्सन ने उनका काम थोड़ा हद तक संभाल लिया, ऑफ कोर्स जितना वो संभाल सकते थे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम टुगेदरनेस शो कर रहे हैं। अगर मान लो कोई अच्छी चीज आई तो साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आई तो साथ में उसे रिजॉल्व कर रहे हैं। देन आता है टॉलरेंस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और यहीं पर ज्यादातर रिलेशनशिप जो होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी हर किसी में होती है, फर्स्ट थिंग। अब हो सकता है मेरा कोवर्कर, मेरा कलीग, मेरा फ्रेंड या समवन फ्रॉम द फैमिली is doing something which I don't like, or which is not much liked by me, or I literally hate that thing, but बिकॉज यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन है जो कि मुझे पसंद नहीं है, डजेंट मीन कि मैं पूरे इंडिविजुअल को यहाँ पर हेट करना शुरू कर दूं या पसंद नहीं करूं।
हमें यहाँ पर टॉलरेंस शो करना होता है। ओके, आजकल लोग बोलते हैं ना बहुत ज्यादा डाइवोर्सेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रिलेशंस ब्रेक हो रहे हैं, तो ट्रस्ट एंड ट्रस्ट के अलावा टॉलरेंस दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिलेशनशिप्स को बिल्ड करते हैं। वो किसी भी लेवल के रिलेशनशिप्स आपके हो सकते हैं। एंड इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टाइम। अब यहाँ पर अगर हम टाइम लेते हैं, ब्रेक्स लेते हैं और रियल कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, ना कि केवल यहाँ पर काम की बातें कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स लाइफ, अदर इश्यूज, हमारी लाइफ के माइट भी इश्यूज नहीं है, गुड पार्ट्स हैं, हम अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जो रिलेशनशिप है वो हमारी स्ट्रांग हो जाती है। तो इंडिविजुअल्स यहाँ पर किसी भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के व्यूज की रिस्पेक्ट करें, उनके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करें, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होते हैं और एक हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, एक पाइटल रोल प्ले कर रहे हैं इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और ये इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि वो ऑनेस्ट रहें और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें। अब किसी भी रिलेशनशिप में ना 5 स्टेजेस होती हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बन रहा था इंडिविजुअल्स के बीच में, जो कॉमन इंटरेस्ट और गोल्स को शेयर कर रहे थे। एक सेंस ऑफ ट्रस्ट यहाँ पर आ रहा था, लॉयल्टी आती है, कमिटमेंट आती है, जो कि रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं हमारा फॉस्टर कर रही है, ग्रो करा रही है। एंड धीरे धीरे इंडिविजुअल्स जो हैं उनको ट्रस्ट करना होता है एक दूसरे के ऊपर, रिस्पेक्ट करना होता है एक दूसरे की, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना होता है अपने रिलेशनशिप में। ओके, तो यहाँ पर अब हमारे पास 5 ऐसी आपकी स्टेजेस होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ रिलेशनशिप टू ग्रो एंड पास द टेस्ट ऑफ टाइम। अब ना स्टेजेस में हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि भाई हमारे रिलेशनशिप्स में जो भी प्रॉब्लम्स आई, वी हैव म्यूचुअली सॉर्टेड इट आउट एंड देन वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, और हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम रहते हैं, राइट? या फिर क्या होगा, या फिर यहाँ पर हम लोग की लड़ाई हो गई, एक दूसरे से बातें बंद की, और वो जो रिश्ता था, वो जो दोस्ती थी, वो खत्म हो गई, और फिर हम लोग अपने अपने रास्ते चले गए। तो ये पॉसिबिलिटी 1 या पॉसिबिलिटी 2 दोनों में से कोई सी भी पॉसिबिलिटीज हो जाती है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी जो 5 स्टेजेस है उन्हें डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आती है एक्यूटांस। एक्यूटांस क्या है? 2 इंटर्न्स हैं, दोनों फ्रेशर्स हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ठीक है? और दोनों का यहाँ पर एक साथ में ऑनबोर्डिंग हुई, दोनों को सेम टीम में भेजा गया, तो दोनों की यहाँ पर आपस में बात होने की वजह से, सेम काम होने की वजह से धीरे धीरे यहाँ पर एक दूसरे को वो लोग समझने लग जाते हैं, ठीक है? तो एक्यूटांस में क्या हो रहा है, हम एक दूसरे को जानते हैं। अब क्योंकि हम बाकी किसी को नहीं जानते ऑर्गेनाइजेशन में, तो पहले दिन मिले एक दूसरे से बात करेंगे, तो रिलेशनशिप यहाँ पर इंडिविजुअल्स की स्टार्ट हो रही है। आप स्कूल में या कॉलेज में गए, किसी नए स्कूल में या नए कॉलेज में गए, अब वहां पर आप लोग ने देखा 4-5 लोग थे, उनमें से किसी एक के साथ आप बैठे थे, तो उनसे आपकी थोड़ी बहुत बात शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों को भी आप नहीं जानते और वो भी नहीं जानते जिनसे आपकी बात शुरू हुई थी। तो यहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पर हम मिलते हैं और इंस्टेंटली हिट ऑफ कर लेते हैं, राइट? और लोगों को यहाँ पर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड फील होता है और वो किसी एक रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हैं। यूजुअली हमने देखा है, जैसे ऐसे होता है ना, हमारा कोई फ्रेंड है या हमारी कोई फ्रेंड है और वो हमारे 2 फ्रेंड्स आए जो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट सडन हम लोग के थ्रू वो मिले और यहाँ पर उनकी रिलेशनशिप शुरू हो गई। तो ऐसी भी चीजें होती हैं, कॉमन फ्रेंड, सोशल गैदरिंग, सेम ऑर्गेनाइजेशंस, ये सभी चीजें लोगों को मिलने में हेल्प करती हैं। दे हेल्प इन ब्रेकिंग द आइस। ब्रेकिंग द आइस होता है जो यहाँ पर एक दूसरे से बात करने की हिचक थी वो खत्म हो गई, एंड देन दे गेट एक्विटेंट विद ईच अदर and then they start a new relationship. Okay, this is what is the first stage. Now let's come to the second stage. तो सेकेंड स्टेज में क्या होगा, बिल्डअप स्टेज होती है। बिल्डअप स्टेज क्या होगी, जहां पर रिलेशनशिप एक्चुअली ग्रो कर रही है, हम लोग एक दूसरे को बेटर समझना शुरू करते हैं, एक दूसरे में फेथ दिखाना शुरू करते हैं, एक दूसरे के सीक्रेट शेयर करना शुरू कर देते हैं, एंड साथ में यहाँ पर हम लोग अपने माइंड भी लास्ट टाइम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं आइडियाज को लेकर, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पर हमारी जो रिलेशनशिप है इसका ग्राफ अब ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है। इंडिविजुअल्स अब स्ट्रेंजर्स नहीं है, एक दूसरे के अंदर यहाँ पर फेथ दिखाना, ट्रस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं और ये एक दूसरे को यहाँ पर कंपैटिबल फील करवाते हैं या करते हैं, और जो रिलेशनशिप है यहाँ पर एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती है। अब जिन इंडिविजुअल्स के सिमिलर इंटरेस्ट और बैकग्राउंड्स होते हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में जल्दी,
ठीक है। जिनके डाइवर्स बैकग्राउंड्स होते हैं वो एक दूसरे को ज्यादा बेटर समझने की कोशिश करते हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि कितनी टॉलरेंस है आपकी, है ना। और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स वाले लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। अब बिल्डअप स्टेज जो है वो यहाँ पर कैरेक्टराइज कैसे हो रही है, दो इंडिविजुअल्स हैं, वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, पैशनेट होते हैं, और ये यहाँ पर थोड़ा पार्टनरशिप वाला दे रखा है, रोमांटिक रिलेशनशिप वाला। तो यहाँ पर फिर उन लोगों को एक दूसरे की तरफ फीलिंग्स वगैरह आने लगती हैं, ठीक है। देन थर्ड आता है आपका continuation stage. Now, while you have become very good friends of each other, आप इसको कलीग के फॉर्म में भी ले सकते हो, अभी आप इसे रोमांटिक रिलेशनशिप में भी ले सकते हो। एग्जाम में प्लीज सिर्फ कलीग्स वाला लिख कर आना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने लग जा रहे हो और बेस्टीज बन जा रहे हो, बेस्ट फ्रेंड्स बन जा रहे हो, ट्रस्टेड पार्टनर्स बन जा रहे हो। अब वो दो टीम मेंबर्स हो जिसको ये पता है कि अगर यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन आता है और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बुरा बोलता है, तो दूसरा बंदा उसको सुनेगा नहीं, रेदर लात मारकर भगा देगा। तो व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो यहाँ पर एक ऐसी स्टेज बना रहे हैं जहां पर रिलेशनशिप ब्लॉसम कर रही है इनटू लास्टिंग कमिटमेंट्स। तो यहाँ पर लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हैं और डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे की कंपनी में रहेंगे, और अगर रोमांटिक रिलेशनशिप है तो दे में टाई द नॉट, दे में गेट मैरिड। ओके, तो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर एसेंशियल हो जाता है फॉर द चार्म टू स्टे इन रिलेशनशिप फॉर एवर, ठीक है, टिल इंफिनिटी वी आर टुगेदर। देन यहाँ पर आती है फोर्थ स्टेज, डिटोरिएशन। अब डिटोरिएशन में क्या होगा, देखो ये वो वाली स्टेज है जहां पर जो बोलते हैं ना टेस्टिंग टाइम्स होते हैं, ये टेस्टिंग टाइम्स यही वाले हैं, या तो आप यहाँ पर से बाहर निकल जाते हो, ठीक है, उस रिलेशनशिप से, या तो आप यहाँ से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हो और जिंदगी भर का वो जो नाता होता है वो बन जाता है। तो नाउ नॉट ऑल रिलेशनशिप्स पास थ्रू दिस स्टेज। अब ऐसा तो है नहीं हमारे सारे दोस्तों के साथ हम इसी रिलेशनशिप में ऐसी स्टेज आ गई कि भाई यहाँ से तुझे मेरे साथ नहीं रहना, या इतना ये कर दिया वो कर दिया, बट कुछ में डेफिनेटली होता है। कभी कभी कंपैटिबिलिटी की इशू आ जाती है, ट्रस्ट की, लव की, केयर की, टाइमिंग की, मिसअंडरस्टैंडिंग, सीरियस ट्रबल्स आ जाते हैं। तो इंडिविजुअल्स कभी कभी बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फाइंड करते हैं इसको कि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करें, इवेंचुअली उनकी जो रिलेशनशिप है वो एंड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ऐसा दो तीन चीजें हुई एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से जो दूसरे कलीग को पसंद नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ट्रस्ट उन्होंने दिखाया था और अच्छे टाइम में कोई बात की थी और आपके कलीग ने वो बात मैनेजर को जाकर लीक कर दी, या फिर यहाँ पर आपके बारे में कुछ र्यूमर्स फैला दी, एंड इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर डिटोरिएशन हो जाता है ट्रस्ट का, फेथ का, रिलेशनशिप का। एंड कॉम्प्रोमाइज जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है हर एक रिलेशनशिप का। देखो एक होता है एडजस्ट करना, एडजस्ट हम करते हैं छोटी छोटी चीजों में, कॉम्प्रोमाइज होता है एक बड़ी चीज, जो कि मुझे मान लो कोई चीज थी जो बहुत पसंद थी या बिल्कुल ना पसंद थी और मुझे उस एक चीज पर गिव अप करना पड़ रहा है। तो जो इंडिविजुअल्स यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज एक दूसरे के साथ नहीं कर पाते हैं उनकी रिलेशनशिप यहाँ पर एंड हो जाती है। जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल की रिलेशनशिप बनती है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनके आपस में कुछ लड़ाइयां चल रही हैं, फिर बाद में वो लोग और अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं एंड देन दे बिकम अ लेवल ऑफ फ्रेंड जो बहुत क्लोज हो जाते हैं, या आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो यहाँ पर डिटोरिएशन हमारा वही स्टेज है। एंड नेक्स्ट आता है फिफ्थ स्टेज, टर्मिनेशन स्टेज। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। देखो हमारी किसी से दोस्ती थी, ठीक है, मान लो हमारे कलीग्स थे या कॉलेज फ्रेंड्स थे। अब कॉलेज फ्रेंड्स के साथ मेरे साथ क्या हुआ, मेरे जितने भी कॉलेज फ्रेंड्स हैं ऑफ कोर्स अलग अलग सिटीज में चले गए, हम लोग बोर्डिंग वगैरह में थे, फिर हॉस्टल में चले गए। तो मेरे पास में एज सच स्कूल फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा नहीं है और कॉलेज फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे अब उनसे हमारी क्या हो गई, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप हो गई है, लॉन्ग रिलेशनशिप फ्रेंडशिप हो गई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम लोग बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, सॉरी, हम लोग बहुत दूर रहते हैं, तो ऑफ कोर्स जो बातें हमारी पहले एवरीडे हो रही थी अब वो यहाँ पर माइट भी मंथ में एक बार हो रही है। एंड धीरे धीरे सब लोग बिजी हो जा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो या तो एक वो स्टेज आ गई हमारी, है ना, या फिर क्या हो सकता है कि आपस में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो गए, या फिर किसी ने जॉब छोड़ दी, या फिर डाइवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, एंड कभी कभार यहाँ पर डेथ हो जाती है किसी पर्टिकुलर पर्सन की। तो रिलेशनशिप हमारी कुछ अलग अलग रीजंस की वजह से टर्मिनेट हो जाती है। तो एक आइडियल रिलेशनशिप यहाँ पर
कौन सी कहलाएगी, जिसमें हमारी लास्टिंग कमिटमेंट्स हैं, हमने जो प्रॉमिसेस किए थे वो हमारे चल रहे हैं। अब अगर वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप है तो मैरिज के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगी, अगर वो एक फ्रेंडशिप है, एक कलीग्स है हमारे, उनके साथ रिलेशनशिप है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे दुख सुख में जो साथ वाला साथी होता है उसमें जाएगा। तो विच डू नॉट स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट बट एंड्स एब्रप्टली। तो कुछ ऐसे भी रिलेशनशिप है जो यहाँ पर एक पॉजिटिव नोट पर स्टार्ट हुई एंड एब्रप्टली खत्म हो गई, कुछ नेगेटिव नोट पर स्टार्ट होती हैं और बहुत अच्छे से एंड होती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स यहाँ पर, है ना, और वो हमारी अलग अलग रिलेशनशिप्स अलग अलग तरह की होती हैं। अब आते हैं मोटिव्स ऑफ डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि कुछ तो हमारे पॉजिटिव मोटिव्स होते हैं, कुछ हमारे नेगेटिव मोटिव्स होते हैं। तो पॉजिटिव कौन से होते हैं, जहां पर हम चाहते हैं कि ठीक है हम लोग साथ में ग्रो करेंगे, वी आर वर्किंग इन द सेम टीम, वी कैन हेल्प ईच अदर आउट, इसके पास ये वाली स्किल अच्छी है, मेरे पास ये वाली स्किल अच्छी है, हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सप्लीमेंट करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू मेक इट राइट। या फिर नेगेटिव मोटिव हो सकता है कि भाई मुझे ना इससे दोस्ती करनी है क्योंकि इसको ये वाला काम आता है, मुझे नहीं आता, और मैं इससे दोस्ती कर कर अपना काम निकलवा लूंगा। दिस इज अ वेरी नेगेटिव मोटिव एंड आई विल नेवर सपोर्ट इट। तो यहाँ पर इस तरह के हमारे पास में दो मोटिव्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव मोटिव्स जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं ताकि एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बने, और यहाँ पर सिंसियर इंटरेस्ट होता है एक दूसरे में, और जेन्युइन डिजायर होती है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, एम्पैथी होती है, सिंपैथी होती है, केयर करते हैं, लव होता है, होप होता है, ऑटोनॉमी होती है, म्यूचुअलिटी होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सीनियर है जिन्होंने एक जूनियर को हेल्प किया कि भाई उनको बहुत अच्छे से एक्सेल नहीं आता था फॉर एग्जाम्पल, या कोडिंग नहीं आती थी, या कोई और काम जिसमें भी वो काम करते हैं वो नहीं आता था, उन्होंने उन्हें सिखा दिया। अब जूनियर को हेल्प करने से कोई खास उन्हें बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने कर दी हेल्प क्योंकि उन्हें लगता है कि हेल्प करना सही होगा, है ना। तो यहाँ पर हमें एम्पैथी, केयरिंग, लव एंड सपोर्ट देखने के लिए मिला। नेगेटिव मोटिव्स जो आपको मेजरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड नाउ इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में देखने के लिए मिलता है कि जो लोग दोस्ती कर रहे हैं वो सेल्फिशनेस से कर रहे हैं, अपने पर्सनल गेन्स के साथ में कर रहे हैं, ठीक है। उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इवन आजकल रिलेशनशिप्स में भी हम सिमिलर चीजें देखते हैं। तो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो अपने बॉस से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं ताकि परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा मिल जाए, है ना, या फिर काम कम करना पड़े। तो कुछ लोग रिलेशनशिप्स अपने पर्सनल गेन्स की वजह से डेवलप करते हैं, और वो क्यूरियस होते हैं कि भाई किस तरीके से एक पर्सन जो है उनसे हमें कुछ गेन मिल सकता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और टोटली उनकी एनिमेट ऑब्जेक्ट जो हैं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, अदर्स पर्सन की फीलिंग्स को, इमोशंस को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग हमें ऑफ कोर्स डे टू डे इंटरेक्शन में मिलते हैं जहां पर लोग इस तरह से यूज करते हैं, और यहाँ पर खुद की जो बेसिकली एग्जिस्टेंस है, ठीक है, और वंस ओन कॉन्फ्लिक्ट उसको ये जस्टिफाई करते हैं, एक सुपीरियोरिटी का एटीट्यूड शो करते हैं, है ना, और या फिर ये दिखाते हैं कि भाई वो कितने अच्छे हैं और दूसरा पर्सन कितना खराब है, और यहाँ पर अपनी खुद की कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्ट आउट कर रहे होते हैं। तो ये जो नेगेटिव मोटिव्स हैं ये एक इफेक्टिव रिलेशनशिप्स कभी बिल्ड नहीं करते। ऑल्सो यहाँ पर अगर आपने ये काम किसी और के साथ किया तो बाकी जो लोग नोटिस कर रहे हैं दे नो वेरी वेल कि आप उनके साथ में क्यों दोस्ती कर रहे हो, तो दे विल निग्लेक्ट यू इन द सेम वे। ओके, ये भी एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो वी डिफाइन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इनटू अलग अलग पार्ट्स यहाँ पर। तो मेजरली इसको 4 पार्ट्स में ले जाएंगे, फ्रेंडशिप, फैमिली, रोमांटिक, प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रेंडशिप्स की, तो फ्रेंडशिप्स यहाँ पर क्या होती है, जो हमारे पास ऑफ कोर्स यहाँ पर फ्रेंडशिप में क्या आपको समझाऊंगी, जो हमारा कॉन्सेप्ट है फ्रेंडशिप का एज अ फ्रीली चोजन एसोसिएशन, है ना। फैमिली वी चूज बाय अवरसेल्फ, फैमिली जो हमें यहाँ पर हमारे बर्थ से मिल रही है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, और ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं हमारी फैमिलीज के साथ में, ये भी हमारे रोल्स एस्टैब्लिश करती हैं, हमारी आइडेंटिटीज, और इवन जो ग्रोथ होती है इंडिविजुअल्स की। जैसे घर का छोटा बच्चा, घर का बड़ा बच्चा, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ पर बड़ा बच्चा होगा वो सीरियस होगा, छोटा बच्चा जो होगा वो थोड़ा सा नॉटी टाइप्स होगा। तो ये भी हमें देखने के लिए मिलता है। अब फैमिली डिस्फंक्शन जो है वो हमारी एग्जिबिट होती है बाय कम्युनिकेशन पैटर्न्स। ओके, अब नेक्स्ट आता है रोमांटिक रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, पैशन का, इंटीमेसी का, कमिटमेंट का, मतलब आप कोई रिलेशनशिप क्यों चाहते हो काइंड ऑफ।
प्रोफेशनल रिलेशनशिप में मैनेजर एम्प्लॉइज यहाँ पर किस तरीके से रिस्पेक्ट और गोल्स के ऊपर अपनी रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। तो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन और यहाँ पर इंटरव्यूइंग जो है वो हम इनकम्पास कर लेते हैं। फालतू ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी को नीचा दिखाना है या किसी से नेगेटिव टॉक्स करने हैं, रेदर हम यहाँ पर एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन मेंटेन कर रहे हैं। देन इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस, तो ये अब यहाँ पर असेस करते हैं कि भाई इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस कितनी है अलग अलग टाइप ऑफ रिलेशनशिप एंड कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं जो कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं। अब ये आपको वैसे तो कोई ऐसा चैप्टर में नहीं है जो मैं आपको पढ़ाऊं और आपको पता नहीं हो, बट डेफिनेटली हाउ वी हैव टू राइट इन एग्जाम, जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे प्रोफेशनल वे में हमें जो अपने आंसर्स लिखने हैं, उसके लिए ये वाला पार्ट आपको बस याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर एक दूसरे को कितना बेहतर समझ पाते हैं, कितनी कम मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी छोटी छोटी बातों पर तो एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो इंडिविजुअल्स किसी भी रिलेशनशिप में अगर हैं तो कंपैटिबल होने चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर स्कोप कम होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स का और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का। इंडिविजुअल्स अगर सिमिलर बैकग्राउंड और सिमिलर गोल्स रखते हैं तो ये एक्सट्रीमली वेल बिहेव कर रहे हैं एक रिलेशनशिप में। और जिन लोगों के यहाँ पर डिफरेंट एम्स, एटीट्यूड्स हैं, थॉट प्रोसेसेस अलग हैं, उनको एडजस्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है और यहाँ पर माइट बी वो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक कैरी ना कर पाए। देन आता है कम्युनिकेशन। नाउ एनी रिलेशनशिप, इफ देयर इज अ रिलेशनशिप आइदर विद योर फ्रेंड्स, विद योर पेरेंट्स, अ रिलेशनशिप दैट इज इंटीमेट और अ रिलेशनशिप दैट इज प्रोफेशनल, कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप दोनों में। तो यहाँ पर आपकी फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस कर पाते हो, रेसिप्रोकेशन हो पाता है रिलेशनशिप में। इंडिविजुअल्स यहाँ पर एक दूसरे के साथ इफेक्टिव वे में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कम्युनिकेट करते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो क्लियर करने में कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो दो लोग अगर यहाँ पर प्यार करते हैं एक दूसरे से तो वो एक रेगुलर बेसिस पर इंटरेक्ट करते हैं तो एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। दो लोग अगर एक टीम में काम कर रहे हैं और यहाँ पर अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो उनकी डेडलाइंस है उन्हें मीट कर पाएंगे, गोल्स अचीव कर पाएंगे, बेटर वे में काम कर पाएंगे। तो स्टेइंग इन टच इज वेरी एसेंशियल फॉर एनी रिलेशनशिप टू ग्रो, स्पेशली अगर यहाँ पर हम लोग जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर हम यहाँ पर सेम टीम में काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हमें लगता है कि स्किल सेट्स डिफरेंट है एंड जिस स्किल सेट्स की जरूरत है वहां पर दूसरा पर्सन हमें हेल्प कर सकता है, तो कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देन आता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या आता है कि यहाँ पर आप अगर कोई भी चीज है आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ आपसे गलत हुआ तो आप झूठ नहीं बोल रहे हो या फिर आपको यहाँ पर कोई चीजें हाइड नहीं करनी पड़ रही हैं, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसको आप ऑनेस्टी में ले आएंगे। तो थिंक बिफोर यू स्पीक, और ट्रांसपेरेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में। देन स्टेइंग काम, आपको बात बात पर गुस्सा नहीं करना है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बिफोर रिएक्टिंग यू हैव टू लिसन टू द पर्सन, तो ओवर रिएक्ट नहीं करना, छोटी छोटी बातों पर काम रहना है और एक थोड़ा ज्यादा एडजस्ट करना होता है। और आप यहाँ पर हो सकता है कि माइट भी आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है या फिर आप यहाँ पर फॉरगिविंग बाय नेचर बनो कि आपको लगता है कि किसी से चलो गलती हो गई तो ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बींग्स, जैसे मैं यहाँ पर हो सकता है पढ़ाते में कुछ गलत बोल जाऊं और वो चीज मुझे इतना ध्यान में नहीं रहे, आपने देखा ओके आप उस चीज को फॉरगिव करो, आप बाकी चीजों पर ध्यान दो, या फिर चलो मेरा छोड़ दो, आप अपनी खुद की रिलेशनशिप्स में ये चीजें कर सकते हो। तो जो इश्यूज हैं उन्हें अननेसेसरली ड्रैग नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ना बेवकूफी है। देन आती है स्माइल। तो स्माइल यहाँ पर आपका क्या कर रही है, आप बोल बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि स्माइल एक ऐसा कर्व है जो कि हर एक चीज को यहाँ पर स्ट्रेट बना रही है और एक बेटर प्लेस में लेकर आ रही है। तो आप यहाँ पर जो माइट भी आपके किसी के साथ कोई स्ट्रेस चल रही है, टेंशन चल रही है या आपको लग रहा है कि उनके साथ में कोई स्ट्रेस है, यू पास द स्माइल टू देम, और उन्होंने भी यहाँ पर सिमिलर चीज रेसिप्रोकेट की, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वो जो टेंशन थी वो डिफ्यूज हो जाती है। फिर आता है टाइम। टाइम जैसे हमने पहले भी पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम दो लोग एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर पाते हैं, ज्यादा एक दूसरे को समझ पाते हैं और इंडिविजुअल्स बेटर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो उससे जो यहाँ पर उनका बॉन्ड है वो भी स्ट्रेंथन होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर कौन कौन से वेज हैं जिसके थ्रू हम अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को एटलीस्ट एट वर्क इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर मोर ऑफन बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर केवल नोटेड या फिर ऐसी चीजें लिख देते हैं, रेदर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, डिस्कशंस ओपन वे में कर रहे हैं, और यहाँ पर लिबर्टी है हम दोनों के पास में कि हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओपिनियंस को। रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, ईमेल्स वगैरह हम भेजते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें होती हैं ये। और यहाँ पर अगर हमने सीसी किया टू ऑल रिलेटेड एम्प्लॉइज तो यहाँ पर चीजें सही हो जाती हैं। अगर हम किसी एक को वर्कर को मान लो यहाँ पर इग्नोर कर दें और बाकी सबको सीसी में रखें तो क्या होगा, उन्हें लगेगा कि पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, तो ये रिलेशनशिप को खराब भी कर सकता है। अब टीम लीडर्स और सुपरवाइजर्स जो है उनको मॉर्निंग मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट करनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, टीम मेंबर्स के साथ में। तो उन्हें क्या कोशिश करनी चाहिए, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर आप सुबह सुबह एक जो मीटिंग थोड़ी फॉर्मल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रेदर यहाँ पर सब लोग अपने अपने कॉफी मग्स लेकर एक दूसरे के आइडियाज को डिस्कस करें, उस पर यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, देखिए कैन ब्रेक द आइज अमंग देमसेल्व्स, है ना, और यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर आता है टेक योर टाइम आउट फॉर लंच, पिकनिक एंड गेट टुगेदर। अब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, वो टीम्स को ना लंच पर, डिनर पर, वीकेंड्स पार्टीज पर इस तरह से लेकर जाते हैं, कुछ क्लब्स वगैरह में भी लेकर जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो लोग हैं उनमें आपस में अच्छी दोस्ती होती है। अब क्योंकि वो वर्क एटमॉस्फेयर से थोड़ा बाहर आए तो एक दूसरे को ज्यादा बेटर समझ पाते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉइज जो है, ऐसे भी एक फैमिली वीक होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो फैमिलीज को लेकर आते हैं, टीम मेंबर्स को बोलते हैं कि भाई आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर्स एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हो और एक दूसरे के साथ में इवन आफ्टर वर्क इंटरेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी कलीग की बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उन्होंने कोई अच्छा काम किया, उन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो आप उस टाइम पर जाकर उन्हें बेसिकली यहाँ पर ग्रीट कर सकते हो, उनके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक बोल सकते हो, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर आपकी जो रिलेशनशिप है उसे इम्प्रूव करती हैं। अब आते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलपमेंट मॉडल्स। तो यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग मॉडल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास स्नैप्स का मॉडल आता है, डक्स का रिलेशनशिप मॉडल आता है। तो अब यहाँ पर ये रिलेशनशिप मॉडल्स हमें क्या समझाते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर एक अपना रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग फेजेस एक रिलेशनशिप में देखे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है नैप का रिलेशनशिप एस्केलेशन मॉडल। तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन स्कॉलर है मार्क नैप, जिन्होंने प्रपोज किया था 10 स्टेज प्रोसेस, जो कि डिपिक्ट कर रहा है किस तरह से डेवलपमेंट होती है रिलेशनशिप की, इनिशियल एनकाउंटर से लेकर पोटेंशियल डिसोल्यूशन तक। तो ये जो मॉडल है ये हमें इंपॉर्टेंस बताएगा कम्युनिकेशन की, इंटरेक्शन की इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। तो नैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर हर एक रिलेशनशिप में कुछ स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा कमिंग टुगेदर फेज, फिर आता है कमिंग अपार्ट फेज। तो कमिंग टुगेदर फेज में क्या होगा, हम यहाँ पर इनिशिएट करते हैं, हाय हेलो बोलते हैं, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्सपेरिमेंटिंग होती है, जिसमें हम देखेंगे कि अच्छा, जैसे मुझे मान लो कोई एक चीज पसंद नहीं है या फिर मुझे कोई एक चीज पसंद है, तो मैंने उसके बारे में बोला कि हे डू यू लाइक द लंच हियर, और डू यू लाइक द टेस्ट ऑफ द कॉफी हियर, और डू यू लव कॉफी और नॉट, व्हाट इज योर प्रेफरेंस, कॉफी और चाय। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटिंग कर रहे हैं। देन इंटेंसिफाई करेंगे, तो वी विल बी शेयरिंग सम पर्सनल स्टफ, हैंगिंग आउट विद अदर फ्रेंड्स और ईच अदर, है ना। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप को इंटेंसिफाई करेगा। फिर आता है इंटीग्रेशन, जहां पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अब एज अ टू पर्सन जो है हम हमारी बात करने लग गए हैं, ना कि एज एन इंडिविजुअल। तो हम जैसे अब अपनी पूरी टीम की बात कर रहे हैं तो वी में आ गए हम, रेदर देन आई एज एन इंडिविजुअल। इसके अलावा आता है बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हमारी एंगेजमेंट हो रही है, बिजनेस पार्टनरशिप्स हो रही हैं और क्लोजर फ्रेंडशिप्स हमारी डेवलप होंगी। तो सबसे पहले कमिंग टुगेदर फेज में क्या बताया था, इनिशिएटिंग। तो पहला इंप्रेशन, कैजुअल इंटरेक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पर लोग एक्सप्लोर करेंगे पोटेंशियल कनेक्शंस और डिसाइड करेंगे कि क्या वो इस इंटरेक्शन को फर्दर परस्यू करना चाहते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटिंग में क्या होगा, अगर कोई इनिशियल इंटरेस्ट है तो इंडिविजुअल्स यहाँ पर ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, बाउंड्रीज टेस्ट कर सकते हैं कनेक्शन की कि भी सामने वाला
मुझसे किस तरह के रिलेशनशिप रखना चाहता है, यहाँ पर सिर्फ कलीग तक रखना चाहते हैं या फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ डिस्क्लोजर बढ़ता जाता है, कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर सुपरफिशियल टॉक से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगी कि बस गुड मॉर्निंग बोलकर चलेगा, सुपरफिशियल गुड मॉर्निंग बोलकर कैसे हो, अच्छा काम में क्या हुआ, मेरा साथ ये हुआ वो हुआ, ये सब बकवास जो है ये हमें एक्सपेरिमेंटिंग में आ जाएगी, नॉट बकवास, ऑफ कोर्स इट इज हेल्पिंग अस टू डेवलप द कम्युनिकेशन, आई जस्ट सेड द वर्ड, लीव इट। देन यहाँ पर आता है इंटेंसिफाइंग। इंटेंसिफाइंग में क्या होगा, म्यूचुअल कनेक्शंस यहाँ पर जो है, ठीक है, और इमोशनल कनेक्शंस ये हमारी ग्रो कर रहे हैं, और सेल्फ डिस्क्लोजर जो है वो हमारी डिपेंड कर रही है फर्दर। अब लोग यहाँ पर इंटीमेट डिटेल्स शेयर करते हैं अबाउट फैमिली, फ्रेंड्स, फीलिंग्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे लोग अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में बताने लग जाते हैं या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बताने लग जाते हैं। इंटीग्रेटिंग, अब यहाँ पर जो दो लोग हैं वो एक यूनिट की तरह बात करने लग जाते हैं, है ना, सोशल सर्कल्स, यहाँ पर इवन बहुत सारे कलीग्स होते हैं, आप देखेंगे कि लोग उनको साथ में ही एड्रेस कर रहे होते हैं, दोनों लोगों को, वो इतने क्लोज फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो एक सेंस ऑफ इंक्रीज कमिटमेंट देखने के लिए मिलती है और इमोशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देन आती है बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग में मैंने क्या बताया था, एक फॉर्मल कमिटमेंट है, जो जैसे कपल्स ने यहाँ पर बोल दिया कि ओके वी आर मूविंग टुगेदर और वी आर गेटिंग मैरिड, तो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंटीमेसी एंड इंटरडिपेंडेंस होगी। फिर आती है कमिंग अपार्ट फेज। कमिंग अपार्ट फेज में क्या होगा, अब आना यहाँ पर शुरू होता है डिफरेंस, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस की नीड होने लग जाती है, फिर हम देखते हैं कि कम्युनिकेशंस कम होने लग गई, फिर यहाँ पर कुछ बचता नहीं है बात करने के लिए, फिर इसके बाद में अवॉइड करने लग जाते हैं, गोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, और फिर यहाँ पर रिलेशनशिप एंड हो जाती है। तो पार्टनर्स यहाँ पर रीस्टैब्लिश कर सकते हैं इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को, अपनी रिलेशनशिप्स मेंटेन तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर दूसरे ग्रुप्स में, दूसरे सर्कल्स में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए। सर्कमस्क्राइबिंग में क्या देखा कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी थी या जो क्वालिटी थी बातों की वो धीरे धीरे कम होने लग गई, लोग एक दूसरे से इमोशनली और फिजिकली विड्रॉ करने लग गए, कहीं और जाकर बैठने लग गए, हमारे कलीग्स किसी और से ज्यादा बातें होने लग गई। स्टैग्नेशन, यहाँ पर कोई खास बात नहीं है करने के लिए, लैक ऑफ ग्रोथ देखी जा रही है, तो एक दूसरे से यहाँ पर बोर्ड या फिर डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। यूजुअली डिससेटिस्फेक्शन जो होती है वो ज्यादा जल्दी एक रिलेशनशिप खत्म करती है। देन आता है अवॉइडिंग, गोस्टिंग जिसे बोलते हैं, तो कपल्स एक्टिवली यहाँ पर टाइम साथ में जो स्पेंड कर रहे थे या कम्युनिकेशन कर रहे थे उसको अवॉइड ही करने लग जाते हैं, और एक बहुत डिस्कनेक्ट यहाँ पर और इमोशनल विड्रॉल देखने के लिए मिलता है। देन आता है टर्मिनेशन, तो जो रिलेशनशिप की फॉर्मेलिटी थी वो भी अब पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, सेपरेशन हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है लोगों का, और यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो ग्रीफ, एंगर या सैडनेस फील करते हैं। कलीग्स में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ दुख तो होता ही है, एक पर्सन यहाँ पर हो सकता है नए दोस्त बना ले, दूसरा पर्सन अब दोस्त बनाने से भी पहले सोचेगा, तो इस तरह की चीजें देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट आता है डक्स रिलेशनशिप फिल्टरिंग मॉडल। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जैसा कि इसका नाम है डक्स रिलेशनशिप फिल्टरिंग मॉडल, ठीक है, हम यहाँ पर फिल्टर्स लगा रहे हैं जैसे जैसे एक रिलेशनशिप यहाँ पर पास थ्रू हो रही है, डिस्टेंस फिल्टर, फिजिकल अपीयरेंस फिल्टर, परसेप्शन फिल्टर, ठीक है। तो डिस्टेंस में हम क्या देखेंगे कि जितना लोग आपस में आसपास में रहते हैं, साथ में रहते हैं, उतना आसानी से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर पाते हैं। तो आपका बॉन्ड यहाँ पर आपके जो डेस्क नेबर हैं, जो आपकी बगल वाली डेस्क पर ही बैठे हैं, उनसे ज्यादा क्लोज होगा रेदर देन समवन ऑन द फ्लोर बट सिटिंग ऑन सम अदर साइड ऑफ द डेस्क या फिर ऑन अदर डेस्क इटसेल्फ। इसके अलावा यहाँ पर आपका आता है फिजिकल अपीयरेंस, तो हमने देखा है फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो मैटर करता है, तो एक कॉन्फिडेंट स्माइल या एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो दूसरों को अट्रैक्ट करती है। परसेप्शन फिल्टर, तो यहाँ पर हम क्या दूसरों के बारे में सोचते हैं या फिर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से जिस भी तरह के यहाँ पर हमारे परसेप्शन डेवलप हुए एंड हमने अज्यूम किया किसी पर्सन को, अपने उस बिहेवियर के जो भी हमारे पैटर्न्स थे उन्हें नोटिस कर कर कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस तरह का होगा, वो जो हमारा परसेप्शन था। तो डिस्टेंस में क्या होगा, इंडिविजुअल्स के लिए आसान क्या है कि वो रिलेशनशिप उस इंसान के साथ जल्दी शुरू कर पाए जो उनके बगल में बैठा है, और जो दूर बैठा है उससे इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। तो रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लोग दूर दूर रहते हैं तो मिलना मुश्किल होता है और इवेंचुअली जो रिलेशनशिप है वो सफर करती है। इसीलिए जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती हैं वो बहुत कम सक्सेसफुल होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं सक्सेसफुल होती, लेकिन कम होती हैं। फिर आता है परसेप्शन,
तो व्हाट वन थिंक्स अबाउट द अदर पर्सन ऑल्सो अफेक्ट्स रिलेशनशिप। यहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन के बारे में क्या सोच रहा है ये भी इनकी रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। इंडिविजुअल्स यहाँ पर रॉन्ग परसेप्शन बना सकते हैं दूसरे की तरफ और डिसाइड कर सकते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करेंगे। देन आता है आपका यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन थिंग, जहां पर इंडिविजुअल्स देखते हैं, बोलते हैं और एक दूसरे को यहाँ पर प्रिवेंट करते हैं कि उनकी रिलेशनशिप अफेक्ट नहीं हो। नेक्स्ट आ जाते हैं थियरीज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब इसको ना मैं थोड़ा आसान वे में आपको समझाऊंगी ताकि आपको ना ये एकदम हलवा लगे और बाद में लेकिन जब नोट्स पढ़ोगे तो थोड़ा सा चीजों को याद करते हुए भी चलना। तो हम आज कितनी यहाँ पर थियरीज पढ़ने वाले हैं, आज यहाँ पर हम टोटल आपकी 8 थियरीज पढ़ने वाले हैं, 8 अलग अलग तरह की चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे सामने, सोशल एक्सचेंज थियरी। सोशल एक्सचेंज थियरी में हम क्या देखेंगे, ये बोलता है कि जो रिलेशनशिप है वो इमोशनल इकोनॉमिक्स की तरह काम कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनका क्या बोलना है, इनका बोलना है कि हर एक पर्सन के पास कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगी रिलेशनशिप में कि अगर मैंने टाइम इन्वेस्ट किया, एनर्जी इन्वेस्ट की, केयर करी पर्सन की, तो मुझे भी इमोशनल रिटर्न्स जैसे मुझे भी प्यार मिले, ट्रस्ट मिले, रिस्पेक्ट मिले, है ना, यहाँ पर सपोर्ट मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने अपने फ्रेंड को उनके बुरे टाइम में हेल्प की, तो द बेयर मिनिमम दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम इज कि वो यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट करे ऑर्गेनाइजेशन में और एटलीस्ट इस बात को एक्सेप्ट करें कि यस यू हैव हेल्प देम आउट। तो ये होती है इमोशनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो रिलेशनशिप्स हमारी वही हेल्दी होती हैं जहां पर हम फेयर अमाउंट में गिव एंड टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में अपनी रिलेशनशिप आरओआई जो है उसको हमें दूसरों के साथ में कंपेयर नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर अदरवाइज क्या होगा, हमें लगेगा कि यार दूसरा जो पर्सन है उनको ज्यादा चीजें मिल रही है, ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड। ओके, चलो, तो सोशल एक्सचेंज थियरी यहाँ पर किसने प्रपोज की, जॉर्ज कैस्पर होमनेस ने प्रिपेयर यहाँ पर आपके लिए तैयार की, प्रपोज की। ये बोलते हैं कि जो गिव एंड टेक फॉर्म्स हैं किसी भी ऑलमोस्ट ऑल रिलेशनशिप के वो प्रपोर्शनल होने चाहिए और ये जो प्रोफेशनलिटी है ये यहाँ पर इंटेंसिटी आपकी कौन सा रिलेशनशिप में कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर हमारी किसी से बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, किसी से उतनी क्लोज नहीं है, जिससे ज्यादा क्लोज होगी वहां पर गिव एंड टेक भी ज्यादा होगा, जिससे ज्यादा क्लोज नहीं है वहां कंपैरेटिवली कम गिव एंड टेक होगा। तो एक रिलेशनशिप में हर एक इंडिविजुअल की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है अपने पार्टनर, फ्रेंड या जो भी अदर पर्सन है उस रिलेशनशिप में, और यहाँ पर बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो काइंड ऑफ मीनिंगलेस होगी। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, जॉर्ज कैस्पर होमनेस बोल रहे हैं। अब इनके अकॉर्डिंग जो सोशल एक्सचेंज थियरी है इसमें फीलिंग्स और इमोशंस आपके रेसिप्रोकेट होते हैं फॉर अ सक्सेसफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप आपकी कभी भी वन साइडेड नहीं हो सकती है, एक इंडिविजुअल अपना टाइम एनर्जी लगाता है और तब यहाँ पर उन्हें उस रिलेशनशिप से कुछ मिल रहा होता है। तो रिलेशनशिप्स यहाँ पर कैसी हैं, इंडिविजुअल्स यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं लेस देन ही गिव्स, तो हो सकता है कि यहाँ पर वो अपनी रिलेशनशिप को दूसरों से कंपेयर करने लगे, फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों की रिलेशनशिप अच्छी है, हमें अपने पर्सन जो भी हमारे जिससे भी रिलेशनशिप हम मेंटेन कर रहे हैं उनको बेहतर समझना है और जितना हम उनके लिए कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। ऑल्सो हमें हर टाइम ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हर कोई जो चीजें हैं वो दूसरा पर्सन पहले करेगा, हम भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। ठीक है, आज मुझे लग रहा है मैं यहाँ पर लव गुरु ज्यादा बन गई हूँ, इतना अलग सा चैप्टर है ना। चलो, अनसर्टेनिटी रिडक्शन थियरी, वेल मैं नहीं बन सकती और मुझे बनना भी नहीं है, कभी कोई लोग यहाँ पर पूछो अपने अपने डाउट्स, तो मुझे उतना ये सब चीजें नहीं आती है प्लीज। हाँ, चलो, अनसर्टेनिटी रिडक्शन थियरी, बर्जर्स एंड यहाँ पर कैलाब्रीज ने ये आपको अपनी थियरी दी है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जब हम किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो एक टेंशन होती है क्योंकि अनसर्टेनिटी रहती है कि भाई पर्टिकुलर पर्सन कैसा होगा। अब कम्युनिकेशन जो ये ऑकवर्डनेस हमारी आ रही है उसे खत्म करने की कोशिश करता है, रिड्यूस करता है और हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है,
कि यहाँ अनसर्टेनिटी रिडक्शन थियरी बोल रही है कि रिलेशनशिप जो है इंडिविजुअल्स के बीच में जो एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते और कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स हैं, तो इस थियरी के अकॉर्डिंग, अनसर्टेनिटी रिडक्शन थियरी के अकॉर्डिंग, दो अननोन इंडिविजुअल्स जब पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टेजेस को गो थ्रू करते हैं जिसमें कि जो अनसर्टेनिटी है उनके बीच में वो कम होती है और वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं। तो स्ट्रेंजर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। तो कुछ स्टेजेस हैं जो कि इंडिविजुअल गो थ्रू करते हैं ताकि जो ये यहाँ पर अनसर्टेनिटी है रिलेशनशिप में वो कम हो पाए। अब एंट्री स्टेज में हमने क्या देखा है यहाँ पर कि दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक दूसरे के बैकग्राउंड, फैमिली मेंबर्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट, हॉबीज, इस तरह की चीजें जानने का, समझने का कोशिश करते हैं और हर दोनों ही यहाँ पर अपने लाइक्स डिसलाइक्स को डिस्कस करते हैं एंड स्ट्रेंथन करते हैं बॉन्ड और इसको जो रिलेशनशिप है इसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये होता है एंट्री लेवल। देन क्या आएगा, देन आता है आपका पर्सनल लेवल। पर्सनल लेवल में क्या होगा, हम अपने वैल्यूज, बिलीव्स, इमोशनल वाइब्स इन सबको शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे की जो एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, बिहेवियर है, नेचर है, उसको हम बेटर समझने की कोशिश करते हैं। और अब हम स्ट्रेंजर्स तो नहीं रहते हैं, तो एक दूसरे के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उन्हें बेहतर तरीके से समझते हैं, वो भी पर्सनल स्टेज पर। इसके अलावा आती है एग्जिट स्टेज, जहां पर या तो आपकी बेसिकली वंस आइदर यू क्लिक, तो क्लिक में क्या हो रहा है कि आपके फ्रेंडशिप ब्लॉसम कर रही है, यू आर बिकमिंग वेरी गुड फ्रेंड्स, और यू रियलाइज कि नहीं यार ये मेरी वाइब का पर्सन नहीं है और मैं यहाँ पर इसके साथ में आगे रिलेशनशिप्स नहीं रख सकती हूँ या फिर इससे दोस्ती नहीं रख पाऊंगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, हमारी एग्जिट स्टेज आती है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर एनालिसिस हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का। तो इसमें होती है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, ठीक है, ये दी थी एरिक बर्ने ने। तो ये बोलते हैं कि हर एक पर्सन में ना 3 मिनी वर्जन्स होते हैं। एक होता है पेरेंट वाला, जिसमें कि वो रूल मेकर की तरह काम करते हैं, वो आपको रूल्स बता कर देंगे कि अच्छा इस रिलेशनशिप में अगर आप मेरे साथ हो या आप मेरे दोस्त हो तो ये मत करो। अडल्ट होते हैं जो लॉजिकली बातों को समझते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है चाइल्ड, जो एक इमोशनल रिएक्टर होता है। तो यहाँ पर हर एक पर्सन के 3 मिनी वर्जन्स देखे गए हैं। तो जैसे यहाँ पर आपका जो बॉस होता है, आपका मैनेजर होता है, टीम लीड होता है, उसमें एक पेरेंट ईगो होगी, वो यहाँ पर हर चीज में आपको बताएंगे ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब आप जब इनको आंसर कर रहे हो, आप लॉजिकली अपनी बात को रख रहे हो, तो अडल्ट ईगो शो कर रहे हो कि भाई ये इसलिए यहाँ पर डिलेज हुए, अगर मान लो रिपोर्ट लेट हो जाती है, और वो एक हेल्दी चीज हो गई। और अगर यहाँ पर आप एक चाइल्ड ईगो लेकर चल रहे हो कि नहीं आप तो हमेशा मुझे ही ब्लेम करते हो, आप हमेशा मुझे ये सब चीजें बोलते हो, और वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज करने वाली चीज को इन्होंने चाइल्ड ईगो बोला है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अडल्ट ईगो में रहने की कोशिश करनी है। तो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस क्या है, स्टडी कर रहे हैं हम इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑन सोशल फ्रंट या फिर प्रोफेशनल फ्रंट। तो एरिक बर्नी को यहाँ पर क्रेडिट दिया गया है फॉर साइकोथेरेपी। तो यहाँ पर ये क्या कर रही है कि यहाँ पर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई कितने सेवरल पर्सन जो हैं, अब एक पर्सन के अंदर होंगे मिनी वर्जन है उनके, और देयरफॉर एक इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग वेज में ट्रांजेक्ट करता है अलग अलग लोगों के साथ और अलग अलग सिचुएशंस में। तो लोग यहाँ पर ज्यादा कंसिडरेबल टाइम अपना स्पेंड करते हैं जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक वे में यहाँ पर वो अपने साथ में यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जिसमें कि वो टिश्यूज को कनेक्ट कर रहे हैं बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स, जो कि उनको साथ में रखेगा। तो इस तरह की पेयर रिलेशनशिप जो होती है इसे हम डायडिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस यहाँ पर एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी है, और यहाँ पर डायनेमिक्स ऑफ सेल्फ एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर्स। तो एक मेथड है जिसमें हम एनालाइज करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे इंटरपर्सनल बिहेवियर्स को। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस यहाँ पर कुछ एनालिसिस हैं अलग अलग फैक्टर्स के जो इन्वॉल्व करती है, जैसे स्टडी ऑफ अवेयरनेस, आपका ईगो स्टेट कौन सा है, आपकी एनालिसिस ट्रांजेक्शंस की किस तरह हो रही है, यहाँ पर ट्रांजेक्शंस आपकी उसको एनालाइज करेंगे, लाइफ स्क्रिप्ट क्या है, साइकोलॉजिकल गेम्स, स्टडी ऑफ लाइफ पोजीशंस, स्ट्रोकिंग, गेम एनालिसिस, इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। तो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस क्या एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोगों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, उनके भी और अपने भी, ठीक है, स्पेशली हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ,
जोहारी वीडियो विंडो। तो जोहारी विंडो क्या होता है? अब ये जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंघाम लेकर आए थे 1955 में, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये आपकी पूरी की पूरी एक विंडो है, ठीक है। अब इसमें आपके पास में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला होता है ओपन सेल्फ, ठीक है, यहाँ पर जिसको हम ब्लाइंड सेल्फ होता है दूसरा आपका, फिर आपका होता है हिडन सेल्फ, और फोर्थ आपका होता है अननोन सेल्फ। ओपन सेल्फ में क्या है? जो आपको भी आपके बारे में पता है और दूसरों को भी आपके बारे में पता है। जैसे यहाँ पर हो सकता है मुझे भी पता है कि मैं एक फन लविंग पर्सन हूँ और दूसरों को भी पता है, या फिर मैं बहुत लाउड हूँ, ये मुझे भी पता है और दूसरे लोगों को भी ग्रुप में समझ आ चुका है। ब्लाइंड सेल्फ वो जो दूसरे लोग हम में देख पा रहे हैं लेकिन हम खुद में नहीं समझ पा रहे, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ। तो यहाँ पर हम क्या है, ये नहीं समझ रहे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पर्सन है जो कि दूसरों को बहुत बार टोकते हैं बातों में, तो हम इंटरप्ट अगर बहुत ज्यादा करें तो ये दूसरों को तो पता है कि हम बहुत इंटरप्ट करते हैं, लेकिन हमें कभी रियलाइज नहीं हुआ। तीसरा होता है हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ में क्या होता है? जो हम अपने बारे में तो जानते हैं लेकिन दूसरे हमारे बारे में नहीं जानते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे लाइक्स डिसलाइक्स हो सकते हैं, या जैसे हम यहाँ पर हो सकता है कि कोई पर्सन है जिनको बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आता है लेकिन वो गुस्सा बहुत कंट्रोल कर जाते हैं और दूसरों को लगता है कि हमेशा काम रहते हैं, तो ये भी हिडन हो गया। फिर आता है अननोन सेल्फ, जो ना आपको पता है ना किसी और को पता है, आपके साइकोलॉजिस्ट को या फिर आपके साइकेट्रिस्ट को पता होगा शायद। तो यहाँ पर जैसे कि हो सकता है कि हम पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे हैं लेकिन कभी वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला, तो ना हमें पता चल पाया ना दूसरों को पता चल पाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनता है? जोहारी विंडो है। जोहारी विंडो हमें क्या बता रही है? क्या समझ में आया कि हमें क्या पता चल रहा है? ये बताता है हमें कि क्या चीजें ऐसी हैं जो हम अपने बारे में जानते हैं और दूसरे नहीं जानते, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो दूसरे हमारे बारे में जानते हैं और हम नहीं जानते, ठीक है। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ना दूसरे ना हम एक दूसरे के बारे में बेसिकली समझते हैं। तो जोहारी विंडो मॉडल एक सिंपल लेकिन यूजफुल टूल है जिसमें कि हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस को इलस्ट्रेट भी कर पा रहे हैं और इम्प्रूव भी कर पाते हैं, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक ग्रुप में हमारी बढ़ती है। तो इससे हम यहाँ पर ग्रुप रिलेशनशिप जो है अदर ग्रुप के साथ में उसे असेस कर कर इम्प्रूव कर पाते हैं। तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंघम ये इसको लेकर आए थे 1955 में, जब ये डायनेमिक्स देख रहे थे एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में। तो यहाँ पर इन्होंने देखा, इसे लॉस एंजलिस बोलते हैं यूजुअली, मॉडल जो है वो फर्स्ट पब्लिश किया गया था इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ वेस्टर्न ट्रेनिंग लैबोरेटरी इन ग्रुप डेवलपमेंट बाय उकला एक्सटेंशन ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास पूरी एक फिगर है, 4 पार्ट्स हैं एंड हमने यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स रखे हुए हैं। अब हम इन चारों क्वाड्रेंट्स को समझेंगे। ओपन सेल्फ क्या है? एक पब्लिक एरिया है जहां पर हम भी खुद को समझते हैं, जानते हैं और दूसरे भी, ठीक है। तो ये हमारी फीलिंग्स, मोटिवेशन, बिहेवियर, इन सारी चीजों को लेकर है जो कि हम यहाँ पर दूसरे लोगों के साथ में शो करते हैं जब हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल्स यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में बात कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में ओपननेस जो होती है उससे हम देखते हैं कि यूजुअली जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हमारी मिनिमम तक पहुंच जाती हैं, कम हो जाती है, रिड्यूस्ड रहती हैं, ठीक है। ब्लाइंड सेल्फ में क्या है? व्हाट आई डोंट नो अबाउट माई सेल्फ बट अदर्स नो अबाउट मी, ठीक है। तो जो मैं अपने बारे में नहीं जानती हूँ लेकिन दूसरे लोग जो मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर हो सकता है कि क्वेश्चन पूछें अपने बारे में। जैसे हम पूछते हैं ना दूसरों से कि अच्छा तू मुझे बता तेरे मुझ में एक कमी क्या है या अच्छाई क्या है। तो इंडिविजुअल्स यहाँ पर क्या करते हैं, मे नॉट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो एक्सट्रीमली टास्क ओरिएंटेड हैं और एम्प्लॉइज को ये बात नहीं पसंद, या फिर अदर्स यहाँ पर जानते और परसीव करते हैं इंडिविजुअल को एज अ हार्ड टास्क मास्टर और उनको डिसलाइक कर रहे हैं इसकी वजह से। तो ये एक ब्लाइंड एरिया हो गया, पर्सन को पता ही नहीं है ये फैक्ट। हिडन सेल्फ जो कि यहाँ पर एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पर हम अपनी इंफॉर्मेशन तो जानते हैं लेकिन दूसरों को नहीं बता रहे, दूसरों के साथ में अपनी इस एस्पेक्ट को शेयर नहीं कर रहे, ये एस्पेक्ट हमारी प्राइवेट है। तो इंडिविजुअल्स इसे दूसरों के साथ में नहीं शेयर करेंगे, इसे हम प्राइवेट एरिया में ले आए। देन आती है अननोन सेल्फ। अननोन सेल्फ में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हम अपने बारे में भी नहीं जानते और दूसरे भी हमारे बारे में नहीं जानते। तो ये डार्क एरिया हो गया।
एक सेकेंड, इसमें देखो यही वाला जो सबसे डार्क एरिया है, ये वाला डार्क एरिया हमारा अननोन एरिया वाला हो जाता है, जिसमें हम अपने बारे में भी नहीं जानते और दूसरा भी हमारे बारे में नहीं जानता, और हम धीरे धीरे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ रहे हैं और माइट भी यहाँ पर एक को क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं एक खुद को यहाँ पर करेक्टली, सो दैट यहाँ पर लोग भी हमें राइट मैनर में परसीव करें। तो कुछ यहाँ पर हमारे फैक्टर्स होते हैं किस तरीके से हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ चेंजेस इन अवेयरनेस। अब यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अवेयरनेस है वो स्टैटिक नहीं है और यहाँ पर ये आपकी बदलती रहती है समय के साथ में। हम एक अपने बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, बहुत सारी नहीं जानते। धीरे धीरे जैसे हमारे इंटरेक्शंस बढ़ते हैं, जैसे हमारे एनवायरमेंट सिचुएशंस बदलती हैं, अकॉर्डिंगली हम अपने बारे में जानना सीखते हैं, समझते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर भी बदलती हैं, हम ग्रो करते हैं। तो ये जो क्वाड्रेंट्स हैं हमारे फिजिकल स्टेट के, ये कैसे हैं, इंफॉर्मेशन नोन टू सेल्फ एंड इंफॉर्मेशन नोन टू अदर्स, ये भी हमारी चेंज हो रही है। तो जॉन वार्ड जो है यहाँ पर 11 प्रिंसिपल्स ऐसे लेकर चलते हैं। चेंज इन वन क्वाड्रेंट जो कि अफेक्ट कर सकता है चेंज इन अदर क्वाड्रेंट, एंड हेंस चेंज इन इंटरपर्सनल बिहेवियर। जैसे मुझे नहीं पता था कि मैं बहुत ज्यादा इंटरप्ट करती हूँ, बट समबडी टोल्ड मी कि यार मैं बहुत ज्यादा इंटरप्ट करती हूँ, सो आई ट्राइड टू इम्प्रूव इट। ऐसा हुआ नहीं है कभी, मैं बता रही हूँ बस, कभी सोचोगे कि अच्छा मैम का ये भी नेचर है, तो ऐसा नेचर नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी, ये एग्जाम्पल मैंने पिछले उसमें यूज किया तो मैं अभी उसी को आगे लेकर आई हूँ, ठीक है। इट टेक्स एनर्जी टू हाइड, डिनाई और बी ब्लाइंड ऑफ बिहेवियर, कि हम यहाँ पर हाइड कर रहे हैं चीजें, डिनाई कर दे रहे हैं, या फिर हम इस बात को, इस बिहेवियर को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर थ्रेट है कि हमारी जो अवेयरनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी और म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो हमारी अवेयरनेस को बढ़ा सकता है। फोर्स्ड अवेयरनेस इज अनडिजायरेबल और यूजुअली इनइफेक्टिव। ऐसा नहीं है कि किसी को जबरदस्ती उसके बारे में बता रहे हो कि अरे सुन ना, तू ऐसे करता है, तू ऐसे करता है, अब उसे लगेगा यार ये हर बात में टोकता है, मेरे को परेशान करता है, तो ये इनइफेक्टिव हो गया और अनडिजायरेबल हो गया। इंटरपर्सनल लर्निंग्स का क्या मतलब है कि एक चेंज यहाँ पर हो चुका है, तो देयरफॉर जब एक क्वाड्रेंट हमारा एनलार्ज होगा तो दूसरा हमारा स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लार्ज इनफ एरिया ऑफ फ्री एक्टिविटी, मोर रिसोर्सेज, स्किल्स जो है वो हमें फैसिलिटेट करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ काम करें। अगर हमारा नंबर 1 क्वाड्रेंट छोटा है, ठीक है, मतलब ओपन सेल्फ वाला क्वाड्रेंट हमारा छोटा है, तो इसका मतलब है कि हम पुअर कम्युनिकेशन करते हैं, हम लोगों से ज्यादा बात ही नहीं करते, तो दूसरों को हमारे बारे में कैसे ही पता चलेगा। तो यूनिवर्सल क्यूरियोसिटी होती है अबाउट द अननोन एरिया, सबको जानना है कि भाई हमें अपने बारे में क्या नहीं पता या दूसरों को भी क्या नहीं पता, ड्यू टू कस्टम्स, सोशल ट्रेनिंग एंड डाइवर्स फियर्स। सेंसिटिविटी जो होती है वो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो कोवर्ट एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर्स इन क्वाड्रेंट्स 2, 3 एंड 4 और डिजायर्स ऑफ अदर टू कीप देम सो। तो यहाँ पर हमारे पास में सेंसिटिविटी का क्या मतलब है कि जो हमारे बिहेवियर्स है हमारे थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, जिसमें एक या तो हम खुद को नहीं जानते हैं, है ना, दूसरे हमें जानते हैं, या हम खुद को जानते हैं दूसरे हमारे बारे में नहीं जानते, या कोई भी हमारे बारे में भी नहीं जानता और हम भी हमारे बारे में नहीं जानते। तो यहाँ पर जो सेंसिटिविटी है वो कहीं ना कहीं इस डिजायर को कि हम एक अपने बारे में बेटर समझे या दूसरे हमारे बारे में बेटर समझे, इसको बढ़ाती है। लर्निंग अबाउट ग्रुप प्रोसेसेस हमें हेल्प कर रहा है अवेयरनेस इंक्रीज करने में। तो अगर यहाँ पर हमारे पास में गेम्स वगैरह करवाते हैं ना एचआर, उससे क्या होता है कि हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हम खुद को भी बेहतर समझते हैं और दूसरों को भी बेहतर समझते हैं। और वैल्यू सिस्टम जो है एक ग्रुप का या और इसके मेंबर्स का, ये ऑब्जर्व किया जाता है कि किस तरह से ग्रुप जो है वो अननोन के साथ में डील कर रहा है इन लाइफ ऑफ ग्रुप इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप अपने साथ में कैसे ट्रीट कर रहा है, दूसरे ग्रुप्स को कैसे ट्रीट कर रहा है, इसके थ्रू अननोन को हम बेटर एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जितना आप ओपन अप करते हो उतना ही फीडबैक आपको मिलेगा, और जितना फीडबैक आपको मिलेगा उतना ओपन सेल्फ ग्रो होगी, और जितना ओपन सेल्फ ग्रो होगी उतने ही जो बाकी क्वाड्रेंट्स हैं ये आपके छोटे होते चले जाएंगे, और यहाँ पर आपका टीम वर्क जो है वो काम करता है और जो ट्रस्ट है वो थ्राइव करता है, ठीक है। देन आते हैं फिफ्थ हमारे ईगो स्टेट पर। अब ईगो स्टेट में हमने ये जो पेरेंट ईगो, अडल्ट ईगो और चाइल्ड ईगो पढ़ा, इसी को अब हम और बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है।
तो स्टडी ऑफ ईगो स्टेट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट था ट्रांजेक्शनल एनालिसिस का, जैसा बताया था। तो ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर पैटर्न हमें बताते हैं जो कि रिलेटेड है टू द वे एन इंडिविजुअल थिंक्स, हिज फीलिंग्स, सब्सिक्वेंट बिहेवियर्स। लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल पोजीशंस यहाँ पर बिहेवियर की कैसी हैं, इसी को हम ईगो स्टेट बोलेंगे। तो सिगमंड फ्रूड जो थे वो पहले एडवोकेट थे यहाँ पर, बेसिकली फर्स्ट पर्सन टू एडवोकेट कि यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल में तीनों ईगो स्टेट्स होती हैं, पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड ईगो। अब ये स्टिमुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर को। तो ईगो स्टेट यहाँ पर किसी की एज से रिलेटेड नहीं है। और बर्ने ने यहाँ पर क्या बोला था कि ऑल्दो हम यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं ईगो स्टेट्स को डायरेक्टली, हम यहाँ पर जो बिहेवियर है इंडिविजुअल का इसको ऑब्जर्व करते हैं और इससे पता कर सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर बिहेवियर है वो कौन से ईगो से रिलेट करता है। तो पहला कौन सा है, पेरेंट ईगो, जहां पर हम रूल मेकर की तरह काम कर रहे थे। तो यहाँ पर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स, आपके वैल्यू, एटीट्यूड, बिहेवियर ऑफ पेरेंट लाइक पीपल इनहेरिटेड बाय अ पर्सन व्हेन ही वाज चाइल्ड। तो यहाँ पर जो बिहेवियर पैटर्न है वो बेसिक बन जाता है फॉर बिहेवियर एज इंडिविजुअल्स अपने पेरेंट फिगर्स जैसे टीचर्स, फादर, मदर, ब्रदर, इन सबको कॉपी कर रहे हैं जो उनसे बड़े हैं, और एक यहाँ पर एडवाइजरी बिहेवियर को फॉलो करते हैं जो कि कॉपीड होता है उनके थ्रू एज अ चाइल्ड, और सब्सिक्वेंटली इसको अपनी लाइफ टाइम में वो डिस्प्ले करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना जो अपनी किसी टीचर या अपने पेरेंट्स की तरह ही बिल्कुल बिहेव कर रहे होते हैं, तो उन्होंने अपने बचपन में इस चीज को यहाँ पर क्या करा होता है, पहले ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसे कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लेते हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस बिहेवियर को कि वो फिर अपना इसी तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं। देन आता है अडल्ट ईगो। अडल्ट ईगो आपका लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम रीजनिंग से बात कर रहे हैं, बेस्ड ऑन रीजनिंग। सबऑर्डिनेट्स यहाँ पर जो हैं उनसे इसको हम अपना सीख कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर अगर एक पर्सन के पास अडल्ट ईगो होगा तो यहाँ पर लोग उनको इक्वल वर्दी ऑफ अंडरटेकिंग एनी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। वो यहाँ पर बातों को रैशनली और लॉजिकली सोचते हैं। फिजिकल साइंस यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे उनके बिहेवियर को, जो कि यहाँ पर कंट्रोलिंग टाइप होगा। जिन लोगों में अडल्ट ईगो होता है वो यहाँ पर अपने बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं और अपने पेरेंट और चाइल्ड ईगो को साइमल्टेनियसली इम्प्रूव करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट या चाइल्ड ईगो के साथ वो काम नहीं करना चाहते हैं, रेदर वो यहाँ पर अपने अडल्ट ईगो के साथ काम करना चाहते हैं। ऑल्सो दिस इज द बेस्ट और वैलिड ईगो स्टेट, ठीक है। देन आता है चाइल्ड ईगो। चाइल्ड ईगो में क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी इनर फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, अडेप्टेशन, इसके बारे में देखोगे। पर्सन में जिनमें यहाँ पर चाइल्ड ईगो होता है वो क्रिएटिविटी डिस्प्ले करते हैं अपने एक्शंस में, तो हम कंफर्म करते हैं टू द सिचुएशन, ठीक है यहाँ पर। और जो लोग हैं वो एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं इनके साथ में, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिपेंडेंस, फियर, हेट, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। तो ये एक इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करेंगे जो कि फिजिकल साइंस दिखाते हैं, जैसे साइलेंट कंप्लायंस, अटेंशन सीकर हो सकते हैं ये सर्टेन सिचुएशंस में, अपना टेम्पर, टेंट्रम्स, गिगलिंग, कॉइनेस, ये सारे बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स जो यहाँ पर नॉन लॉजिकल वे में सोचते हैं और चाहते हैं कि जो भी वो चीजें बोले उसमें इमीडिएट एक्शन लिया जाए, तो ऐसे बिहेवियर्स हमारे 5 साल की उम्र तक बनते हैं, जहां पर हम दूसरे लोगों से इनपुट्स ले रहे होते हैं अपने बिहेवियर पर, और फिर ये हमारे जो चाइल्डहुड डेज हैं उसमें ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। देन आता है एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो वन ऑफ द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, क्रॉस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हम नेचर समझते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का दो इंडिविजुअल्स के बीच में और एनालाइज करते हैं इसकी इफेक्टिवनेस। अब हर एक पीस जो है कॉन्वर्सेशन का वो एक ट्रांजेक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ए बात करेगा एक्स से तो इट इज वन ट्रांजेक्शन, और जब एक्स रिप्लाई करेगा ए को तो ये अलग तरह का ट्रांजेक्शन होगा। तो हर एक ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपका इंडिविजुअल से इमेनेट हो रहा है। मतलब ए ने अगर एक्स से बात की, मान लो पेरेंट ईगो में बात की, बॉस ने यहाँ पर अपने किसी भी टीम मेंबर से बात की, उनको बोला आपने रिपोर्ट टाइम पर देनी चाहिए थी, आपने रिपोर्ट टाइम पर नहीं दिया, आप हर बार यही करते हो, पेरेंट ईगो। एक्स ने बोला कि देखो इस बार काम बहुत ज्यादा था और यहाँ पर डेटा भी ठीक से नहीं आ रहा था तो मैं टाइम पर रिपोर्ट नहीं दे पाया, अडल्ट ईगो, ठीक है। और यहाँ पर एक और टीम मेंबर था, उन्होंने उनसे भी सेम बात बोली इन्होंने, ए ने आकर, तो इन्होंने बोला कि आप हर बार मुझे ही टोकते हो, मुझे ही परेशान करते हो, तो ये हो गया चाइल्ड ईगो, ठीक है।
तो यहाँ पर पेरेंट ईगो अथॉरिटेरियन होता है, अडल्ट ईगो आपका रैशनल और लॉजिकल होता है, चाइल्ड ईगो जो है वो इम्पल्सिव होता है। और हर एक पर्सन यहाँ पर तीनों ईगो स्टेट से ट्रांजेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि हम सभी में कोई ना कोई एक ईगो स्टेट डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन इफेक्टिव कब होगा, जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो है वो सेम ईगो स्टेट से आ रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट्री है नेचर में। क्रॉस ट्रांजेक्शंस में हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं इंटरपर्सनल बिहेवियर्स में। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे लाइफ स्क्रिप्ट पर। अब ये जो लाइफ स्क्रिप्ट है ना, ये हमारी कहाँ से शुरू होती है, ये हमारी शुरू होती है जैसे यहाँ पर पेरेंट है ना, हमारे पेरेंट्स ने बोला कि भाई देखो दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अब आप बड़े हुए, आप बड़े होकर आपने देखा ऑफिस में किसी को जरूरत थी, उन्होंने आपसे हेल्प नहीं मांगी बट आप सामने से जाकर हेल्प करने लग गए। तो ये यहाँ पर क्या होती है, ये हो गई एक तरीके की लाइफ स्क्रिप्ट जो कि आपकी चलती रहती है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट क्या है, एक टेक्स्ट ऑफ प्ले मोशन पिक्चर है, टीवी सीरियल या फिर एक रेडियो प्रोग्राम। तो लाइफ जो है किसी भी पर्सन की, उसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, विद द प्ले और मोशन पिक्चर या फिर रेडियो प्रोग्राम। क्योंकि ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ स्क्रिप्ट है वो भी यहाँ पर वो कौन कौन से रोल्स प्ले कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट है। और उनकी जो लाइफ है वो क्वाजी प्रोग्राम्ड है, बचपन से बहुत सारी चीजें सिखा दी गई हैं, तो काफी चीजें तो ऑलरेडी हमारी प्रोग्रामिंग हो ही चुकी है। अगर हम यहाँ पर एक मान लो सॉफ्टवेयर या रोबोट हैं, तो आधी से ज्यादा प्रोग्रामिंग तो हमारी बचपन से ही कर दी जाती है। तो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस जो है ये वही स्क्रिप्ट है जो हमारी लाइफ स्पैन के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हर एक पर्सन अपनी खुद की स्क्रिप्ट भी लिखते हैं राइट फ्रॉम चाइल्डहुड अंडर द पर्सनल इन्फ्लुएंस, और अपने एटीट्यूड, बिहेवियर पैटर्न्स इनको फॉर्म करते हैं जो कि उम्र के साथ नहीं बदल रहे, ठीक है। So whatever you have learned in the childhood is enacted by all of us our life as if we are enacting a play on the stage of life। जैसे हम यहाँ पर लाइफ ना हमारी मान लो एक थिएटर में प्ले चल रहा है वो है, और यहाँ पर हम ना अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं जैसे जैसे ये प्ले हमारा चलता जा रहा है, और इसके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को सीखते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमें बोला गया है कि आप अपने पेरेंट्स से झूठ मत बोलो, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से झूठ ना बोलें, और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि भाई आपको झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये होती है लाइफ स्क्रिप्ट। अब आते हैं लाइफ पोजीशन पर। तो लाइफ पोजीशन यहाँ पर दिया गया था थॉमस हैरिस के थ्रू, जहां पर ये बोलते हैं कि भाई कैसे आप खुद को देख रहे हो और कैसे यहाँ पर दूसरे लोग आपको डिफाइन कर रहे हैं जब आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो। एक तो हो गया मैं खुद के बारे में क्या समझती हूँ, एक यहाँ पर जब मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ तो आप मुझे कैसे डिफाइन करेंगे। ये हमारी लाइफ पोजीशंस हो गई। अब इसको इन्होंने पता है कैसे लिया है, आई एम ओके एंड यू आर ओके। ओके वही ठीक वाला, ठीक है। तो जो बच्चा होता है वो अपनी लाइफ फिलोसफी को एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप करता है, और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो इस फिलोसफी को डेवलप करता है, खुद से कोशिश करता है अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, सेंस ऑफ वर्थ, अपनी एबिलिटी की वो लोगों को किस तरह से राइट सेंस में परसीव कर सकते हैं। तो थॉमस हैरिस ने यहाँ पर लाइफ पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया जहां लोग एक दूसरे के बारे में समझते हैं और खुद के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, 4 पोजीशंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी होती है, आई एम ओके यू आर ओके। तो इसको हम यहाँ पर लेंगे हेल्दी पोजीशन। आई विल बी यूजिंग द कलर सो दैट आपको ये याद हो जाए। तो पहला क्या है, पहला है आई एम ओके यू आर ऑल्सो ओके। तो यहाँ पर ये एक हेल्दी कॉन्फिडेंट वाली चीज हो गई कि हम दोनों यहाँ पर लाइफ में जो चीजें हैं उन्हें कामली हैंडल कर सकते हैं, अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके। अब ये यहाँ पर कैसी हो गई, ये आपकी हो जाती है काइंड ऑफ एरोगेंट, है ना, कि भाई मैं तो यहाँ पर सब चीजें सही से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ लेकिन तुम नहीं कर सकते, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। आई एम नॉट ओके यू आर ओके। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम एक इंफीरियोरिटी माइंडसेट रख रहे हैं जहां पर हम ये सोचते हैं कि जो दूसरा पर्सन है वो हमसे बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हर टाइम अपना मुंह सड़ा कर रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हर एक पर्सन मुझसे तो बेहतर ही है। फिर आता है आई एम ओके आई एम नॉट ओके यू आर ऑल्सो नॉट ओके। तो ये एक होपलेस सिचुएशन हो गई कि ना तो तुम ही सही हो ना मैं ही सही हूँ, यहाँ पर कुछ भी ठीक से काम नहीं कर रहा, और क्या फिर पॉइंट है जीवन जीने का। तो ये हमारे लिए क्या बन गए, 4 लाइफ पोजीशंस हैं, ठीक है।
तो गोल क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए पहला वाला कि आई एम ऑल्सो ओके एंड यू आर ऑल्सो ओके, राइट? तो हम यहाँ पर इसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम 7th पर, दैट इज स्ट्रोकिंग। अब स्ट्रोकिंग यहाँ पर क्या होता है? रिकॉग्निशन या फिर एप्रिसिएशन जो हम दूसरों को देते हैं या फिर दूसरे लोग हमें दे रहे हैं, ठीक है? तो ये एक इमोशनल फ्यूल की तरह काम कर रहा है। हमें ये मोटिवेट कर सकता है, डिमोटिवेट कर सकता है, और हर एक किसी को यहाँ पर एप्रिसिएशन जो है उसकी जरूरत होती है। तो ये इमोशनल फ्यूल हमारे पास होगा तो हम लाइफ में डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। तो जब आपका मैनेजर बोलता है कि भाई बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, तो ये एक पॉजिटिव स्ट्रोक हो गया, है ना? और जब वो आपके एफर्ट्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं तो ये एक नेगेटिव स्ट्रोक हो गया। तो स्ट्रोकिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस की, एक एक्ट है जहां पर आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो दूसरे पर्सन को, ठीक है? तो यहाँ पर रिकॉग्निशन जो है या तो हम अपने सबऑर्डिनेट्स को दे रहे हैं उनके अच्छे काम के लिए जो उन्होंने किया है, या फिर उन्होंने बुरा काम किया तो उसमें भी हम उस चीज को ध्यान दे रहे हैं। तो लैक ऑफ स्ट्रोकिंग के कुछ एडवर्स साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। अब स्ट्रोकिंग यहाँ पर एक बेसिक यूनिट है मोटिवेशन की। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन दैट यू कैन राइट इन डिस्क्रिप्शन एज वेल, दैट स्ट्रोकिंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ मोटिवेशन, जो कि हमें कहाँ से दिख रही है कि हमने कितना क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ स्ट्रोक्स यहाँ पर सर्व किए हैं एज आइदर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव फॉर एम्प्लॉइज। अगर यहाँ पर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन का हमें अच्छा शेयर मिल रहा है काम से, तो ये स्ट्रोक्स हम दूसरे लोगों को भी प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पर स्ट्रोक्स जो हैं वो हमें काम से भी मिल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजिकल गेम्स। अब ये 8th पॉइंट हो गया आपका, ये हमारा आज का लास्ट ही रहेगा, इसके बाद में बस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस समझनी है। साइकोलॉजिकल गेम में क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास में लोग क्या करते हैं, हिडन इमोशनल गेम्स खेल रहे हैं ताकि हमें मैनिपुलेट करें या जो आउटकम्स आ सकते हैं उन्हें कंट्रोल करें। तो हम, जैसे किसी ने मुझसे आकर ये बोला कि मैं तो केवल तुम्हें हेल्प कर रही हूँ क्योंकि कोई और तुम्हें हेल्प नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया? एक साइकोलॉजिकल गेम हो गया। यहाँ पर मैंने वैलिडेशन जो थी वो दे दी, है ना? और यहाँ पर बेसिकली अगर इस तरह की वैलिडेशन मैंने आपको दी है तो आपको इसके लिए फॉलो नहीं करना है, आपको समझना है कि मैं आपको मैनिपुलेट कर रही हूँ। तो ट्रांजेक्शन्स आपके लिए रिपीटेटिव हो सकते हैं, यहाँ पर ये हो सकता है कि सेंस भी बनाए या फिर सुपरफिशियल या सोशल लेवल पर लगे। वन और मोर ट्रांजेक्शन्स हैव अल्टीरियर वैल्यू, ठीक है? तो ये हमारे लिए नेगेटिव पे ऑफ अगर कर रहे हैं तो लोगों को यहाँ पर इससे क्या होगा? नुकसान होगा और वो विनर्स नहीं बन पाते हैं, ठीक है? बेसिकली यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हम दूसरों को, कुछ चीजें हैं हमें लगता है ये जीत जाएंगे, हमने उन्हें यहाँ पर अलग अलग तरीके से साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर दिया और उनको हरा दिया, ठीक है? इंपॉर्टेंस ऑफ, जैसे आजकल की रिलेशनशिप्स में लोग बोलते हैं ना, पर्टिकुलर पर्सन इज अ नार्सिसिस्ट और अ मैनिपुलेटिव पर्सन, तो यहाँ पर वो मैनिपुलेशन इसी तरीके से हो रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एट वर्क। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अगर होती हैं तो यहाँ पर ज्यादा प्रोडक्टिव, एंजॉयबल, सक्सेसफुल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है एम्प्लॉइज के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। तो हमारे पास में अगर टीम वर्क हो रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है और प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास में कम्युनिकेशन बेहतर होगा, बेहतर टीम वर्क होगा, तो लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कंफर्टेबल होंगे अपने आइडिया शेयर करने में, कोलैबोरेट करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर ज्यादा एफिशिएंट तरीके से हो पाएगी और प्रोजेक्ट्स जो है वो स्मूथली प्रोग्रेस करेंगे। मोटिवेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर मोटिवेशन और एंगेजमेंट हमारी अच्छे से हो पा रही है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के थ्रू, तो हम ज्यादा वैल्यूड, रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड फील करते हैं और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनता है। तो यहाँ पर एंगेजमेंट बूस्ट होगी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप काम को ज्यादा एंजॉयबल बनाती है, फुलफिलिंग बनाती है, और लोग ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं और डेडिकेशन हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज से मिलता है। कम्युनिकेशन इंप्रूव कर रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी भी वर्क प्लेस को फंक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं अगर आपकी, तो आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, कई बार ये मिनिमाइज हो जाती हैं। ऑल्सो यहाँ पर लोग बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद को। फिर यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, तो वर्क हमें थोड़ा इंजॉयबल लगने लगता है, थोड़े स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हमें कम फील होती हैं, आइसोलेटेड या अनसपोर्टेड हम फील नहीं करते हैं,
तो यहाँ पर हमें ओवरऑल सपोर्टिव कलीग्स जो होते हैं वो एनकरेजमेंट, फीडबैक, सेंस ऑफ कम्युनिटी या ये सब चीजें हमें दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक हैप्पियर और हेल्थियर वर्क एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रेप्यूटेशन। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो इंटरेक्शंस को हमारे कस्टमर्स के साथ में या क्लाइंट्स के साथ में और बेहतर बना रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पास में यहाँ पर एक पॉजिटिव एंड हेल्पफुल एटीट्यूड आता है टवर्ड्स एक्सटर्नल इंटरेक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एम्प्लॉय रिटेंशन। तो लोग यहाँ पर ज्यादा जॉब में रहना चाहेंगे, वैल्यूड फील करेंगे, अच्छे रिलेशनशिप है कलीग्स के साथ में तो छोड़कर जल्दी जाना नहीं चाहेंगे। तो हाई एम्प्लॉय टर्नओवर तो कंपनी के लिए भी कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा पैसा वैसा लग जाता है ना। तो एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पर अगर हम फॉस्टर करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनती हैं और यहाँ पर हम वैल्यूएबल एम्प्लॉयज को रिटेन कर पाते हैं। फिर आती है लीडरशिप और कंपनी कल्चर। तो यहाँ पर हमारे पास में जो इंपॉर्टेंस है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वो टॉप से शुरू हो रही है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अगर लीडरशिप होगी तो वो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए टोन सेट करेगी। लीडर्स यहाँ पर कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट इन सबको वैल्यू करते हैं और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज फॉस्टर करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इन्वेस्ट करेंगे कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छे बिल्ड करें, मेंटेन करें पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो ये एक विन विन सिचुएशन एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए होती है। इसीलिए जो एचआर होते हैं ना, ये वीकेंड्स पर, फ्राइडे वगैरह में इवेंट्स रखते हैं, मैनेजर्स यहाँ पर टीम मीट्स रखते हैं, टीम इवेंट्स रखते हैं। तो इन सब का यही एक रीजन है। ठीक है। इसी के साथ में हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी खत्म हो जाता है। अब आपको यहाँ पर मैं 2 वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, अगर एक वीडियो में मैनेजमेंट के नहीं आ पाती है सारा कंटेंट, अदरवाइज यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो में आ गया तो एक में पूरा मैनेजमेंट, अदरवाइज 2 में दूंगी। लेकिन किसी भी वीडियो में आपको एथिक्स नहीं मिलेगा। एथिक्स के लिए मैं 5 वीडियोस का अलग से एक सीरीज लेकर आऊंगी और वो आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। ठीक है। चाहे मैं यहाँ पर फिर एथिक्स का वो एक वीडियो मर्ज कर कर आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो जैसा भी होगा मैं देख लूंगी। अब आप अच्छे से पढ़ाई करना, मैंने अपनी तरफ से जितना आसान बना सकती हूँ चीजों को उतना आसान बनाया है। एमसीक्यूज की जो सीरीज है उनको, मॉक्स को लगा लेना, केस स्टडी सॉल्व करने की कोशिश करना। इसमें आप एआई की भी हेल्प ले सकते हो डेफिनेटली, बट अच्छे से पढ़ाई कर पेपर क्लियर करना आपका मोटिव होना चाहिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर सीरीज पसंद आई, लेक्चर्स पसंद आए तो आप कमेंट कर बताओगे इस बारी कि आपको कैसा लगा। सिर्फ लाइक से बात नहीं बनेगी, लेकिन हाँ लाइक भी आपको करना है। देखो लाइक से क्या होता है, थोड़ा रीच भी बढ़ जाता है वीडियोस का। और ये वीडियोस जो मैं बना रही हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हैं, तो आपके बाद जो बच्चे आएंगे ये उनको भी हेल्प करेगा। ओके, चलो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।